हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक बाबा। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ यू नो कि आई एम अ चेल्सी फ़ैन। और जब मैंने चैनल चालू किया था तो आई यूज़ टू टॉक ओनली अबाउट चेल्सी, बट देन आई एक्सपेंडेड इनटू टॉकिंग अबाउट अदर टीम्स और जो भी चल रहा है अराउंड द फुटबॉल वर्ल्ड। और मैंने ये देखा है कि जब भी आई स्पीक अबाउट एनी हिस्टोरिकल इंसिडेंट या कुछ भी, जब मैंने किसी पास्ट मैच या किसी पास्ट इंसिडेंट के बारे में मैंने कुछ डिस्कशन किया चैनल पर, तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। और मुझे एक अच्छा फीडबैक ये बहुत लोगों से मिल रहा था कंसिस्टेंटली, मेरे को इंस्टा डीएम्स भी आ रहे थे कि प्लीज़ थोड़ा सा फुटबॉल क्लब्स की हिस्ट्री के बारे में और कैसे चीज़ें हो रही हैं फुटबॉल में, कैसे हुई हैं पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में बात। तो मैंने डिसाइड किया कि एक सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्लब्स। तो कैसे क्लब एग्जिस्टेंस में आया, कैसा जो क्लब है उसका जो मॉडर्न आज आप रूप देख रहे हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, ये सब हम बातें करेंगे फ्रॉम इट्स वेरी फाउंडेशन टू अभी जो क्लब जिस तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, जहाँ पे भी जिस भी क्लब की हम बात करेंगे। तो पहला एपिसोड है ये। एंड गाइज, एज यू नो दैट आई एम अ चेल्सी फ़ैन, तो क्यों ना चेल्सी से ही शुरू किया जाए इसको। तो चेल्सी जो है दोस्तों एक लंदन बेस्ड क्लब है। लंदन जो है साउथ वेस्ट इंग्लैंड के हिस्से में आता है। तो फनीली जो ये चेल्सी का नेबरहुड है, जो स्टैमफोर्ड ब्रिज बना हुआ है, वो प्रॉपर चेल्सी नेबरहुड में नहीं है, फुलम के एरिया में आता है ये। तो 1904 में गस मेयर्स नाम के एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने लंदन एथलेटिक्स क्लब खरीदा। और उनका प्लान था कि एक स्टेडियम बनाएंगे वो बहुत अच्छा सा, और किसी लोकल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फुटबॉल क्लब को वो लीज कर देंगे कुछ सालों के लिए वो क्लब। तो वो फुलम ही थे जिनको वो लीज करना चाह रहे थे वो क्लब, लेकिन फुलम ने डिक्लाइन कर दिया। तो जब फुलम ने वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया तो गस मेयर्स ने डिसाइड कि वो अब ये प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। लेकिन गस मेयर्स के एक दोस्त थे फ्रेडरिक पार्कर, जो कि और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने परसुएट किया गस मेयर्स को कि आप अपना एक फुटबॉल क्लब चालू करें। और गस मेयर्स क्योंकि खुद एक फुटबॉल प्लेयर थे एमेचर लेवल पे, इंग्लैंड में ही नॉन लीग फुटबॉल खेलते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया चलो ठीक है, हम चालू करते हैं अपना एक खुद का प्रॉपर फुटबॉल क्लब। और 10 मार्च 1905 को राइजिंग सन पब में इस क्लब का जन्म हुआ, जिसका मैं आज फ़ैन हूँ, जो कि आजकल लंदन में ही है, स्टैमफोर्ड ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट है। और द बुचर्स हुक के नाम से है आज ये पब, जिसका ओरिजिनली नाम था द राइजिंग सन पब। यहाँ पे चेल्सी एफसी का जन्म हुआ और यहीं पे इसको नाम दिया गया। और हमने देखा कि भाई ये जो क्लब है ये इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। चेल्सी एकमात्र फुटबॉल क्लब है पूरी हिस्ट्री में जिसने बिना कोई मैच खेले सीधा डिवीजन 2 में एंट्री पाली, क्योंकि उनका इतना बढ़िया स्टेडियम था और बहुत उन्होंने अच्छी अच्छी साइनिंग्स करी थी। तो जो द फुटबॉल डिवीजन थी, उन्होंने डिसाइड किया कि डायरेक्ट इनको डिवीजन 2 में एंट्री दे देते हैं, और इस तरीके से उनका जो सफ़र है वो चालू हुआ। जॉन टेट रॉबर्टसन सबसे पहले मैनेजर बने चेल्सी के। और निकनेम्स की बात करें तो चेल्सी के 2 निकनेम्स हैं, जो एक पुराना निकनेम है और जो नया निकनेम है। तो आजकल चेल्सी को द ब्लूज़ के नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि चेल्सी को द ब्लूज़ बोलते हैं। ओरिजिनल जो निकनेम था चेल्सी का वो था द पेंशनर्स, जो 1905 से लेके मिड 1950s तक था। पेंशनर्स इसलिए बोला जाता था चेल्सी को क्योंकि स्टैमफोर्ड ब्रिज जो है वो रॉयल मिलिट्री हॉस्पिटल के पास है काफ़ी, और वहाँ पे जो वॉर्स लड़ी थी इंग्लैंड के सोल्जर्स ने, तो जो वॉर वेटरन्स हैं वहाँ पे वो रहते थे, तो पेंशनर्स इसलिए बोला जाता था। और वो पेंशनर्स खुद थे, तो इसलिए द पेंशनर के नाम से चेल्सी का निकनेम पड़ा। फिर मिड 1950s में टेड ड्रेक जो थे वो बने मैनेजर। तो चेल्सी का अगर आप लोगो भी देखेंगे पहले, जो शुरू से 1905 से लेकर मिड 1950s तक था, उसमें एक पेंशनर की फ़ोटो रहती थी, और ये क्रेस्ट चेल्सी ने अडॉप्ट किया। टेड ड्रेक बने मैनेजर चेल्सी के 1950s में, और उन्होंने कहा कि इस क्लब को एक इमेज चेंज की ज़रूरत है। द पेंशनर्स नाम और जो क्लब का लोगो है उससे लगता है कि यार क्लब जो है थोड़ा सा ओल्ड एज है, तो इसमें थोड़ा सा हमको यूथ को इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी नई एनर्जी इंजेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमारा जो क्रेस्ट है वो भी चेंज हुआ, और जो निक नेम है वो भी चेंज हुआ, जो आज तक चला आ रहा है 1950s से। तो द पेंशनर्स बन गए हैं द ब्लूज़। और किस तरीके से ओवर द ईयर्स हमारा क्रेस्ट चेंज हुआ, तो आइए उस पर नज़र डालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो पुराना लोगो था जिस पे एक पेंशनर की फ़ोटो थी, वो 1905 से लेके 1952 तक यूज़ होता रहा। फिर सिर्फ एक सीज़न के लिए 52-53 के लिए एक नया लोगो लाया गया, जिसका CFC जिसमें सिर्फ लिखा हुआ था और जो लेटर्स थे आपस में इंटरट्वाइंड थे। फिर 1953 में एक नया लोगो आया जिसमें हमने देखा कि एक ब्लू कलर का लायन है, वो बीच में खड़ा है, जिसके हाथ में गोल्डन स्टाफ है, और बाहर जो आप देख सकते हैं 2 फुटबॉल की बॉल्स और 3 रेड रोजेज़ हैं। तो लायन जो था वो सिंबल था जो पहले डायरेक्टर थे क्लब के, उनका फैमिली का सिंबल था वो,
लायन, जैसे बाहर जो फैमिलीज होती है इंग्लैंड में वो कोट ऑफ आर्म्स बोलते हैं उसको, तो फैमिली का एक आप मान लीजिए एक सिंबल होता है कि हमारी फैमिली का सिंबल है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने देखा होगा ना कि हाउस स्टार का वुल्फ रहता है सिंबल, हाउस टारगेरियन का ड्रैगन रहता है। इसी तरीके से वहाँ पे जो फैमिली थी, पहले डायरेक्टर की अर्ल कैडिगन नाम था उनका, तो उनकी फैमिली का जो कोट ऑफ आर्म्स था वो लायन था, तो लायन उस चीज़ को सिग्निफाई करता है। जो गोल्डन स्टाफ है वो लंदन में स्टैमफोर्ड ब्रिज के पास ही एक बहुत फेमस चर्च था वेस्टमिंस्टर में, तो वहाँ पे एक जो उसका सिंबल था तो उसका सिग्निफिकेंस है इस गोल्डन स्टाफ का। और जो 3 रोज़ हैं वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 2 फुटबॉल हैं ऑब्वियसली सिग्निफाइज की चेल्सी प्लेइंग फुटबॉल। फिर 1964 से 67 तक एक बहुत ही सिंपल लोगो था जिसमें सिर्फ CFC लिखा हुआ था। देन अगेन द लायन रिटर्न फ्रॉम 1967, जैसा आप देख सकते हैं स्टैमफोर्ड होल्डिंग द गोल्डन स्टाफ। 1967 से 86 तक ये लोगो यूज़ हुआ। फिर 86 से 95 तक या 86 से 2005 तक अगर आप देखें तो सेम लोगो था विद माइनर चेंजेस, कलर स्कीम चेंज हो जाती थी। और 2006 में हमने देखा जो आज तक ये लोगो जो आप मेरे देख सकते हैं जैकेट पे, ये अभी तक चला आ रहा है, तो दिस इज़ द लोगो दैट द क्लब इज़ यूजिंग राइट नाउ। और 2006 से इस लोगो को रेगुलरली यूज़ किया गया। 2005 में चेंज हुआ था ये, और 100 ईयर्स की जो चेल्सी की एनिवर्सरी थी उसको सिग्निफाई किया था और नया लोगो लॉन्च किया था, विच इज़ समवॉट सिमिलर टू वॉट वी सॉ इन 1953। तो ये एक हिस्ट्री है चेल्सी की, जो लोगोस चेंज होते रहे हैं ओवर टाइम। तो क्लब की जो इमेज है फ्रॉम बीइंग अ क्लब ऑफ मतलब पेंशनर्स, या जो एक कह सकते हैं आप ओल्ड इमेज थी क्लब की, उसको कहीं ना कहीं चेंज किया क्लब ने, रिवाइव किया, एंड इट सिंबलाइज्ड कि क्लब बिलोंग्स टू अ मोर फैशनेबल पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज़ लंदन। मेजर इवेंट्स की बात कर ले इस क्लब की हिस्ट्री के दौरान तो बहुत मेजर चीज़ें हुई हैं। जैसे 1955 में, अप्रैल 23, 1955 में शेफील्ड वेंसडे को 3-0 से हरा के चेल्सी ने अपना पहला डिवीज़न 1 टाइटल जीता था, जो आज की तारीख में प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि चेल्सी उस टाइम जीत जाएगी, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स चेल्सी वेंट ऑन टू बिकम द चैंपियन। मेन जो एक शिफ्ट आया चेल्सी की हिस्ट्री में वो आया 1982 में, जो फाउंडिंग गस मियर्स की फैमिली थी, उन्होंने केन बेट्स नाम के एक बिजनेसमैन को सिर्फ £1 में चेल्सी फुटबॉल क्लब बेच दिया, क्योंकि उनसे क्लब संभल नहीं रहा था, और जिस तरीके से मॉडर्न फुटबॉल में चेंजेस आ रहे थे तो वो संभाल नहीं पा रहे थे क्लब को, तो और उनको लगा कि क्लब डूब जाए, उससे अच्छा ऐसे बंदे को बेच दिया जाए जो शायद इसको संभाल पाए। केन बेट्स ने जब क्लब को खरीदा तो ऑलरेडी 1.5 मिलियन पाउंड्स वो डेट में थे, और बहुत सालों से वो अंडर परफॉर्म करते आ रहे थे। और 1955 में जो उन्होंने लास्ट टाइम लीग जीती थी, उसके बाद उन्होंने कोई भी लीग टाइटल नहीं जीता था। लीग टाइटल जीतना छोड़िए, किसी भी लीग रेस में वो थे ही नहीं, और मतलब एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग क्लब बन के रह गया था चेल्सी। तो केन बेट्स का जो समय था उसमें उनको ऐसा नहीं है कि वन साइडेड प्यार मिला चेल्सी फैंस का, फैन बेस डिवाइडेड था। बहुत सारे चेल्सी फैंस को पसंद नहीं आया था उनके क्लब रन करने का तरीका, लेकिन उन्होंने क्लब को स्टेबिलिटी दिलाई और एक समवॉट कॉम्पिटिटिव स्क्वाड भी बना के दिया 20 साल का जो उनका टेन्योर था एज अ ओनर। और जैसे हमने देखा कि लेट 90s में काफ़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ आई चेल्सी, जैसे रूड हुलिट आए, जियानलुका वियाली आए जिन्होंने FA कप्स भी जीते चेल्सी के साथ, गस पोएट आए, रॉबर्टो डी मटेओ आए एज प्लेयर्स। तो क्लब को एक बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मिंग स्टेटस से उठा के समवॉट कॉम्पिटिटिव बनाने की, एक मिड टेबल क्लब बनाने की कोशिश में कहीं ना कहीं कामयाब रहे केन बेट्स। सबसे बड़ी जो इस क्लब की हिस्ट्री में इवेंट हुई है, 1 जुलाई 2003 को रोमन अब्रामोविच ने करीब 140 मिलियन पाउंड दे के चेल्सी को केन बेट्स से खरीद लिया, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। तो रोमन अब्रामोविच और पापा रोमन, जैसा हम चेल्सी फैंस बोलना पसंद करते हैं, ही केम एंड ही बॉट द क्लब। और आते से ही हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इंग्लिश फुटबॉल, चेल्सी छोड़िए पूरे इंग्लिश फुटबॉल, पूरे यूरोपियन फुटबॉल में हलचल मचा दी। और फिर हमने देखा कि जोसे मरीनियो का अपॉइंटमेंट हुआ 2004 में, जब वो चैंपियंस लीग जीत के आए थे पोर्तो से, और लगातार उन्होंने 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स जिताए चेल्सी को। प्रीमियर लीग ईरा के पहले टाइटल्स थे चेल्सी के लिए, और बहुत सारी स्पेंडिंग करी थी चेल्सी ने 2004 के समर में, और उस पर मैं बनाऊंगा एक वीडियो और स्पेशली। तो एक सुपर क्लब बना दिया था चेल्सी को रोमन अब्रामोविच ने, आते ही 1 साल में पूरी पिक्चर पलट दी थी। जब रोमन अब्रामोविच ने 140 मिलियन पाउंड में खरीदा था चेल्सी को, तो रिकॉर्ड सेल थी उस टाइम किसी भी इंग्लिश क्लब को खरीदने के लिए। तो वो अपने आप में एक स्टेटमेंट था कि किस तरीके का एम्बिशन लेके आ रहे हैं एक रशिया से ओनर इंग्लिश फुटबॉल में। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टेंटली चेल्सी को सक्सेस मिलती रही। 2005 और 2004-05 में जैसे मैंने बताया प्रीमियर लीग टाइटल जीता, 2005-06 में फिर प्रीमियर लीग टाइटल जीता,
और कॉन्स्टेंटली प्रीमियर लीग की रेस में रहे थे। चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड 2000s की जब रोमन अब्रामोविच आ गए उसके बाद एक नई मॉडर्न फुटबॉल में राइवलरी बन गई थी बिकॉज ऑफ दैट रेस फॉर प्रीमियर लीग टाइटल। उसके बाद 2009 में चेल्सी ने FA कप जीता। 2008 में हार्ट ब्रेकिंगली चेल्सी जो है वो चैम्पियंस लीग फाइनल में पहुंची पहली बार और हार गई मैनचेस्टर यूनाइटेड से मॉस्को में पेनल्टी शूटआउट में। लेकिन 2012 में अपने आप को फिर रिडीम किया चेल्सी ने और पेनल्टी शूटआउट में बायर्न म्यूनिख को हरा के बायर्न के होम में अलियांज अरीना में अपनी पहली चैंपियंस लीग जीती। उसके बाद चेल्सी ने एक और प्रीमियर लीग टाइटल जीता था 2010 में कार्लो एंचेलोटी के अंडर। फिर हमने देखा कि कार्लो एंचेलोटी को सैक कर दिया गया था और फिर उनकी जगह आए थे आंद्रेस वियास बोअस को सैक कर दिया गया था मिड सीज़न। फिर रॉबर्टो डी मटेओ ने गाइड किया था चेल्सी को 2012 चैंपियंस लीग ग्लोरी पे। उसके बाद रॉबर्टो डी मटेओ को सैक कर दिया गया था। फिर मिड सीज़न राफा बेनिटेज आए थे जिन्होंने चेल्सी को गाइड किया था UEFA यूरोपा लीग तक, क्योंकि चेल्सी नेक्स्ट सीज़न चैंपियंस लीग से ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी। यूवेंटस और शाख्तार थे उनके ग्रुप में। उसके बाद होजे मरीनियो फिर से आए। 13-14 सीज़न चेल्सी के लिए अच्छा नहीं रहा, ट्रॉफी लेस रहा। फिर नेक्स्ट सीज़न चेल्सी ने लीग कप और प्रीमियर लीग फिर से जीती होजे मरीनियो के अंडर। फिर नेक्स्ट सीज़न चेल्सी का फिर ख़राब हो गया तो होजे मरीनियो को सैक कर दिया गया। चेल्सी ने उस सीज़न 10th फिनिश किया और लेस्टर वो फेमसली उस सीज़न जीती थी प्रीमियर लीग। उसके बाद 16-17 सीज़न में चेल्सी ने एंटोनियो कॉन्टे को साइन किया एज अ न्यू मैनेजर और आते ही एंटोनियो कॉन्टे ने अपना कमाल दिखाया और चेल्सी ने फिर प्रीमियर लीग जीती। फिर 17-18 सीज़न चेल्सी का लीग में अच्छा नहीं रहा और एंटोनियो कॉन्टे को सैक कर दिया गया और ऑल्दो वो एक FA कप जीते थे उस सीज़न। फिर 18-19 में मॉरित्जियो सारी को लाया गया। उन्होंने थर्ड पहुंचाया चेल्सी को उस सीज़न लीग में और यूरोपा लीग जीती चेल्सी के साथ। फिर हमने देखा कि ईडन हज़ार्ड चले गए, फ्रैंक लैम्पार्ड को दिया गया मैनेजमेंट और बहुत सारे यंग प्लेयर्स को प्रमोट किया गया। ट्रांसफ़र बैन लगा था चेल्सी पे। तो 19-20 सीज़न बहुत अच्छा रहा चेल्सी के लिए। 4th फिनिश किए यंग स्क्वाड से, इनएक्सपीरियंस स्क्वाड से और फिर लैम्पार्ड को सैक कर दिया गया। फिर जैसे हमने देखा लास्ट सीज़न थॉमस टूकल जनवरी में आए और चेल्सी को एक और जो है वो जिता दी चैम्पियंस लीग। तो इस तरीके का रन रहा अभी तक रोमन अब्रामोविच के अंडर चेल्सी का। कुछ रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 2004-2005 प्रीमियर लीग सीजन में चेल्सी का रिकॉर्ड है लोएस्ट गोल कंसीडर्ड का 15 गोल्स और मोस्ट क्लीन शीट्स बाय गोलकीपर 23, वो भी उसी सीज़न में था पीटर चेक का। और बहुत सालों तक जब तक सिटी ने वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था तो चेल्सी का रिकॉर्ड था ऑफ हाईएस्ट पॉइंट्स इन अ प्रीमियर लीग सीजन 95 पॉइंट्स, वो भी उसी सीज़न आए थे। और अगर रिकॉर्ड साइनिंग की बात करें चेल्सी की तो वो हैं रोमेलू लुकाकू जो इसी सीज़न समर ट्रांसफ़र विंडो में आए हैं फॉर अबाउट 97.5 मिलियन पाउंड्स। इंटर मिलान से उनको ख़रीदा है। लेजेंड्स की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इस क्लब के लिए खेले हुए हैं। तो जैसा मैं मेंशन करना चाहूँ तो जॉन टेरी कैप्टन लीडर लेजेंड रहे हैं हमारे लिए। फ्रैंक लैम्पार्ड ऑल टाइम गोल स्कोरर, हाईएस्ट गोल स्कोरर मिडफील्ड से प्रीमियर लीग हिस्ट्री में अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। तो वो एक बहुत बड़े लेजेंड चेल्सी के लिए। सबसे ज़्यादा अपीयरेंसेस चेल्सी के लिए जिन प्लेयर की हैं उनका नाम है रॉन हैरिस। पीटर बोनेटी द कैट लेजेंडरी गोलकीपर खेले चेल्सी के लिए। मॉडर्न टाइम में बात करें तो पीटर चेक, ईडन हज़ार्ड, सिजार एस्पिलिक्वेटा जो अभी भी कैप्टन है टीम के, क्लॉड मैकालेले, एशली कोल, लेकिन मेरे सबसे फेवरेट दीदियर ड्रॉगबा जैसा चैनल का नाम है उनका नाम है इस चैनल में। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। जिमी ग्रीव्स, पीटर ऑसगुड, ये बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। एंड आई नो आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं हर एक की बात करने लगूंगा तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो चेल्सी के लिए खेले हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो चेल्सी के लिए खेले हुए हैं। राइवलरीज की बात करें तो चेल्सी के जो जोग्राफिकल राइवल्स हैं वो दो हैं, फुलम और क्वींस पार्क रेंजर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट दो क्लब्स हैं चेल्सी के जोग्राफिकली वो यही हैं, QPR और फुलम। तो इनसे काफ़ी फियर्स राइवलरी थी चेल्सी की। बट देन जब चेल्सी का थोड़ा सा राइज हुआ इंग्लिश फुटबॉल में तो उनकी जो राइवलरी थी वो स्विच हो गई और आर्सेनल और स्पर्स से ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो वेल स्टैब्लिश क्लब थे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे चेल्सी से और चेल्सी कहीं ना कहीं उनके लेवल पे आने लगी थी। आर्सेनल तो काफ़ी रिच हिस्ट्री रखता है व्हेन इट कम्स टू विनिंग द ट्रॉफीज और उस वजह से चेल्सी की काफ़ी फियर्स राइवलरी हो गई आर्सेनल से। चेल्सी की जो स्पर्स से राइवलरी है वो मेनली हुई 1967 के FA कप फाइनल के बाद, जो स्पर्स ने जीता था 2-1 और उस स्पर्स साइड में चेल्सी के दो फॉर्मर प्लेयर्स थे। तो उस वजह से थोड़ा सा जो राइवलरी का जन्म है वो वहाँ से हुआ और फिर स्पर्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने लगी। फिर लंदन का ही एक कनेक्शन है, तो इस वजह से जो राइवलरी है वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स काफ़ी फियर्स हो गई।
मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो राइवलरी है चेल्सी की वो काफ़ी मॉडर्न है और मेनली रोमन अब्रामोविच के आने के बाद ही स्टार्ट हुई वो, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डोमिनेशन था वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था इंग्लिश फुटबॉल में, और चेल्सी थी जिसने उसको काफ़ी हैंडसमली चैलेंज किया। और क्योंकि मैनेजर्स भी काफ़ी आउटस्पोकन और वोकल मैनेजर्स थे और जो कि काफ़ी मतलब मीडिया के सामने आना पसंद करते थे, जैसे सर एलेक्स फर्ग्यूसन हो गए, जोसे मरीनो हो गए, तो उसकी वजह से जो ये राइवलरी है उसका कहीं ना कहीं इग्निशन चालू हुआ। बट हम देख सकते हैं अब ना केवल मैनचेस्टर यूनाइटेड बट अब लिवरपूल भी, क्योंकि वो अब टाइटल कंटेंशन में रहती है चेल्सी, उस वजह से इनसे भी राइवलरी जो है काफ़ी फियर्स हो गई है चेल्सी की ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स। तो दोस्तों ये एक छोटा सा हिस्ट्री का जो मैंने एक राउंड अप दिया आपको चेल्सी का कि कैसे क्लब बना और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ 115-16 ईयर्स कैसा रहा चेल्सी का सफ़र। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, आपने होपफुली कुछ चीज़ें सीखी होंगी एंड देयर इज़ प्लेंटी टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। और मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल बी कवरिंग दोज फैक्ट्स और उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। एंड आई वुड लव टू डू दिस सीरीज़ ऑन अदर क्लब्स टू। मेरे को अच्छा लगता है रिसर्च करना, बात करना किसी भी क्लब की। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लब्स हैं और बहुत रिस्पेक्टेड क्लब्स हैं अक्रॉस यूरोप, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, जिसके हम कर सकते हैं हिस्ट्री पे बात कि कैसे क्लब फॉर्म हुआ और आज कैसा है उस क्लब का हाल। तो प्लीज़ लेट मी नो अगर आप इस तरीके के एपिसोड्स और देखना चाहते हैं, डेफिनेटली आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग इट टू यू। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग flying high.